हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 10, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। दिस चैप्टर includes cell cycle, M phase and meiosis। ये तीन चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सब की डिस्कशन से पहले हम देखेंगे कि क्यों होती है और कब जरूरत होती है सेल साइकिल और सेल डिवीजन की। तो बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सबकी लाइफ कैसे स्टार्ट होगी, स्पेशली जो होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, उन सब की लाइफ स्टार्ट होती है देखो जाइगोट से। जाइगोट पहले एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो बना देता है बेबी, अडल्ट बेबी, अडल्ट। उसके बाद भी बेबी की भी जो ग्रोथ होगी बड़ा होने में, उसको भी कौन सी डिवीजन, किस डिवीजन की जरूरत होती है? सेल डिवीजन यानी एम फेज, एंड साथ में सेल साइकिल भी होगा। मियोसिस भी हम डिस्कस करेंगे कब और क्यों जरूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल साइकिल। व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल is the sequence of events by which cell duplicates genome, synthesizes other components of cell, eventually divides two daughter cells। क्यों जरूरत है सेल साइकिल की? क्यों सीधा सेल अगर डिवाइड कर ले तो क्या होगा? उससे क्या होगा, जितने भी उसके अंदर कंटेंट है सेल के, क्रोमोसोम्स हैं या फिर अदर ऑर्गेनेलिस हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर प्लांट्स हैं तो क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, वो सारे के सारे भी डिवाइड हो जाएंगे तो सेल की एफिशिएंसी कम होगी। तो उसके लिए क्या जरूरी होता है कि सेल को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है टू डिवाइड। तो इसलिए ये हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर भी कि सेल कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेगा। तो आप देख सकते हो इसमें सेल का नंबर सबसे पहले आप देखोगे 2n होता है। 2n, सपोज ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल के अंदर 2n इज इक्वल टू 46। 46 मीन्स 23 पेयर्स, 23 pairs, right? 23 is the genome of the cell, means haploid number of cell is the genome of the cell, right? और ये देख सकते हैं, फिर ये जीनोम हम बोलते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, अब इसमें देखेंगे कि ये जो क्रोमोसोम है ये कैसे हो दिखते हैं। ये तो हमने ऐसे डायग्रामेटिक ड्रॉ करके देखा। तो क्रोमोसोम जब भी क्रोमोसोम जब भी अपने अंदर चेंजेस लेकर के आते हैं तो उसके अंदर या तो एक क्रोमेटिड होगी या दो क्रोमेटिड होगी। कब एक क्रोमेटिड होगी, कब दो क्रोमेटिड होगी, ये हमें समझना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे बच्चों, जब ये सेल क्या करता है, ये देखो सपोज डिवाइड होने से पहले, मतलब जब अभी डिवाइड नहीं हुआ है सेल, डिवाइड होने से पहले सेल के अंदर सिंगल सिंगल क्रोमेटिड होंगे, ऐसे सारे के सारे, मतलब 46 के 46 जो क्रोमोसोम्स होंगे दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल क्रोमेटिड। फिर उसके बाद मैंने बताया तुम्हें कि ये 46 के 46 ही में डिवाइड होते हैं, तो कैसे होंगे? तो वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है डिवीजन के लिए। तो वो उस फेज को ही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सेल साइकिल देखते हैं। तो वो सेल साइकिल का मतलब ये जितना कंटेंट सेल का होता है वो सारा डुप्लीकेट होगा, वो सारा रेप्लिकेट होगा। तो उसमें ये जो क्रोमोसोम देख रहे हो, ये देखो अब इसने डबल बना ली क्रोमेटिड्स, ताकि वो बाद में सेपरेट हो तो कंटेंट उसका सेम रहे। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर डबल क्रोमेटिड नजर आ रही है। डबल क्रोमेटिड का मतलब ये देखो यहाँ पर क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन फाइबर्स है वो अपने आप को कंडेंस कर लेंगे, और ये सेंटर में दिखाया हुआ है सेंट्रोमियर। डिवाइड होने के बाद ये क्रोमोसोम का नंबर बन गया 46 ही, और जो क्रोमोसोम के जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल क्रोमेटिड। अगेन it is divided into 46 again it is divided into 46 by going through a stage, by going through cell cycle. Now next, अब देखेंगे सेल साइकिल एक्चुअली है क्या, पूरा का पूरा ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सेल साइकिल को हम डिवाइड करते हैं इंटरफेज में और एम फेज में। These are two stages of cell cycle. Interphase is also called as preparatory phase और resting stage. एक मिसनॉमर है, रेस्टिंग फेज बोलते हैं इसको, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज एनर्जी फेज, क्योंकि इसमें बहुत सारी तैयारियां कर रहा होता है सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए। सारा कुछ उसको डबल करना है,
ताकि वो डुप्लीकेट होकर के फिर अलग अलग सेल में डिवाइड हो। फिर अगेन इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 सब स्टेजेस में, दैट इज गैप 1 फेज, सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज एंड गैप 2 फेज। अब देखते हैं हम एम फेज। एम फेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइटोसिस and it is the actual cell division. It is divided into karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis means division of nucleus and cytokinesis means division of cytoplasm. पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा एक ही सेल के अंदर, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा. It will be like this. Now this karyokinesis is divided into prophase, metaphase, anaphase, telophase. ये सीक्वेंस में ही आपको लर्न करना. अब हम इस डायग्राम में देखने वाले हैं कि सीक्वेंस हमें कैसा नजर आता है. एक बार इसमें भी देख लें इसको थोड़ा सा. हाँ जी, दिस इज द डायग्राम ऑफ सेल साइकिल. इसमें सेल साइकिल में आप देख रहे हो मैक्सिमम टाइम किस में जा रहा है, इंटरफेज में, और बहुत ही शॉर्ट टाइम लगता है एम फेज में, राइट. तो इसमें हम देखते हैं, जैसे हम अगर बात करें ह्यूमन सेल की, ह्यूमन सेल का डिवीजन टाइम होता है, सेल साइकिल टाइम होता है 24 आवर्स. 24 आवर्स में सेल डिवाइड करता है. तो अबाउट 23 आवर्स तो लगता है इसमें इंटरफेस में, और अराउंड 1 आवर लगता है इसमें एम फेज में. तो इसमें हम देख रहे हैं कि देखिए G1 S G2, ये देख सकते हैं G1 S G2, और उसके बाद फिर ये कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में आप देख सकते हो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और फिर ये साइटोकाइनेसिस, और ये कंप्लीट करते ही सेल 2 में डिवाइड हो, राइट. अब हम देखेंगे इसमें ये क्या है, ये एक बना हुआ है G0, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी स्लाइड में. ये देखते हैं, ये देखिए ड्यूरेशन टाइम फॉर सेल साइकिल. Typical eukaryotic cell, for example human cell, divides in approximately 24 hours. Then yeast cell, आपके एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल है इसलिए यही वाले लर्न करोगे आप. It divides in 90 minutes and the duration time vary from organism to organism and cell to cell type. कुछ सेल्स होते हैं जो जल्दी फास्ट डिवाइड करते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो स्लो डिवाइड करते हैं. अब हम देख सकते हैं इंटरफेज के बारे में. इंटरफेज, it represents the phase between two successive M phase. 2 M phase के बीच में बना हुआ है इंटरफेज, क्योंकि इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है. अब हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग में सेल साइकिल में अगर हम देखें, मैंने अभी बताया भी आपको 24 आवर्स का है, तो इंटरफेज होता है 23 आवर्स का और एम फेज होता है 1 आवर का. इंटरफेज टेक्स more than 95% of the duration of cell cycle. जैसे कि हम देख रहे हैं ये 24 आवर का है, तो कितना टाइम ले लिया उसने. एंड सेल कॉन्टिन्यूअसली ग्रोज इन साइज ड्यूरिंग दिस फेज, क्योंकि उसको सारे ऑर्गेनेली भरने हैं इसलिए बहुत टाइम लेता है, वो डबल करना है उसने, अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ानी है. इंटरफेज को फिर हम 3 में डिवाइड करते हैं, G1 सिंथेसिस फेज एंड G2 यानी कि गैप 2 फेज. अब हम देखेंगे G1 फेज. G1 फेज के भी हम यहाँ पर की पॉइंट्स लर्न करने वाले हैं बच्चों. इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि एस फेज में होगा. मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट इन दिस फेज एंड सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव कॉन्टिन्यूअसली, राइट. देन नो डीएनए, ये इसका की पॉइंट है, नो डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग दिस फेज. अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, मीन्स 2n, मीन्स 46 क्रोमोसोम एज इन ह्यूमन बीइंग. अब हम देखेंगे एस फेज. दिस फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आपको इसमें से क्वेश्चन आते हैं. डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन अकर्स इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग दिस फेज एंड न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स, these are not distinct, means they are intervened. Not distinct means intervened, मतलब पूरा गुच्छा सा बना होगा, ऐसे पड़े होंगे, ऐसे मतलब गुच्छा सा नहीं, मतलब गुच्छा सा बना होगा जैसे ऊन के गोले की तरह, घपल सा ऐसे बना होगा, कुछ भी कैसे भी करके, ये देखो उलझे हुए धागे की तरह. अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स.
तभी तो वो जब अलग अलग होंगे, 2 सेल बनाएंगे तो उतना ही अमाउंट हर सेल के अंदर आए जितना पहले था। इसीलिए अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज होता है बच्चों, डीएनए का नंबर नहीं, क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं होता। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, डिस्कस दोबारा से करेंगे। जैसे कि 46 क्रोमोसोम है एक पेरेंट सेल में, ये देखो सिंगल क्रोमेटिड मैंने दिखाया। फिर ये क्या करता है, इसमें देखो G1 फेज के अंदर तो क्रोमोसोम ऐसा ही रहेगा, यानी कि सिंगल क्रोमेटिड ही रहेंगे, क्रोमोसोम के क्रोमेटिड चेंज नहीं होंगे, और ना ही इसका कंटेंट चेंज होगा और ना ही इसका वो चेंज होगा नंबर। जैसे 2n है तो 2n ही रहेगा, और ये क्रोमेटिड कितने रहेंगे, सिंगल क्रोमेटिड, मींस 46 chromatids, right? 46 chromatids, and if amount is 2c, 2c, अगर हम देखें यहाँ एक सिंगल क्रोमेटिड्स का वेट अगर 1c है तो डबल क्रोमेटिड्स का मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स का वेट होगा 2c, राइट? अब देखते हैं हम, इफ इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2c, जैसा कि मैंने अभी भी बताया, यहाँ 2c कितने क्रोमेटिड्स का वेट है, कितने क्रोमेटिड्स का अमाउंट है, 46 क्रोमोसोम्स का, 46 क्रोमेटिड्स का, राइट? 2n is equal to 2n, not 4n, and 2c is equal to 4c, means content of the chromosome is doubled. In G1 it is 2c, in S phase it is 4c, means single chromatid in G1, double chromatids in S phase, and histone proteins also duplicates in S phase. ये भी तुम्हारे नीट का क्वेश्चन है हिस्टोन प्रोटीन के बारे में कि कौन से फेज में डिवाइड होता है, डुप्लीकेट होगा। अब ये देख लो, मैंने फिर से दिखाया हुआ है, 2n is equal to number of chromosome means 2n remains same during S phase and 46 remains same, and 46 chromatids becomes now 92 chromatids, right? अब हम यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें जाने से पहले एक और चीज हमें देखनी पड़ेगी। इन एनिमल सेल्स डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता, एनिमल सेल में ही होता है, इसलिए पर्टिकुलरली यहाँ पर आपको दिखाना है एनिमल सेल के अंदर ये 2 सेंट्रियोल बन गए। सेंट्रियोल जो कि प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोसोम के अंदर, ठीक है? अब देखेंगे हम G2 फेज। G2 फेज में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ हम पढ़ने वाले नहीं है, क्रोमोसोम सब सेम ही रहेगा उसके अंदर, जस्ट प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, एंड क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। जो G2 में था वही जो S फेज में था वही G2 के अंदर रहेगा। देखो S फेज में मैंने बताया था ना, क्रोमोसोम नंबर ये है और अमाउंट 4c है, यानी कि 4c ही रहेगा, और क्रोमेटिड जो होंगे वो डबल होंगे, मतलब क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड बाय 2 chromatids, and 2c is equal to 4c and 2n is equal to 2n, राइट? चलिए, इसके साथ ही ये खत्म होता है हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।